नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है स्त्री काल में आपका। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार। हेमंत कुमार वरिष्ठ पत्रकार, स्त्री काल का दर्शक इनसे परिचित हैं। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और मसला ये है कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान के खिलाफ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चलाने वाले आशुतोष कुमार ने एक सेक्सिस्ट और कास्टिस्ट टिप्पणी की। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वैसी बातें जो मैं दोहरा नहीं सकता, बेहद अपमानजनक, और अंत में उन्होंने कहा जो दोहराया जा सकता है, जिससे आपको और स्पष्टता से बात पता चले कि सारिका पासवान को उसका साड़ी ब्लाउज खोल करके घुमाएंगे। ये ट्वीट आया था आशुतोष कुमार का। जाहिर है ये सेक्सिस्ट और कास्टिस्ट टिप्पणी थी, जिसके बाद बवाल मचा। सारिका पासवान ने उसका जवाब दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने जवाब दिया, और काफी तीखे अंदाज में जैसा दिया जाना चाहिए था वैसा जवाब दिया। लेकिन आज हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें सिर्फ मामला सियासत भर का है क्या। ये वही आशुतोष कुमार हैं जिनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि कभी इनकी गतिविधि से राष्ट्रीय जनता दल को फायदा पहुंचा था। इनके बचाव में यह भी लाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ कभी इन्होंने मंच शेयर किया था। लेकिन क्या ये मामला इतना भर सिर्फ सियासत का है, या ये ब्राह्मणवाद और जातिवाद का मामला है? ये वर्चस्वशाली जाति के लोगों के भीतर ये ताकत कहां से आती है, उस पर गौर करेंगे। ये मामला सिर्फ सारिका पासवान और आशुतोष कुमार का या आरजेडी बनाम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का नहीं है, क्योंकि इस मामले में SC ST थाने में रिपोर्ट दर्ज किया है सारिका जी ने, और इसके अलावा SC ST आयोग के चेयरपर्सन जो रामविलास पासवान जी के दामाद भी होते हैं, उनको जाकर के डेलीगेशन दिया गया है। उनको भी जाकर के रिपोर्ट एक परिपत्र सौंपा गया है। कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसलिए ये सवाल भी बनता है कि जब ऐसे मसले पे अभी तक कोई पूछताछ भी नहीं हुआ, हालांकि पूछताछ नहीं है तो इन डे ब्रॉड लाइट ये सब हुआ है, तो फिट केस है। और हालांकि आशुतोष कुमार ने माफी मांगी है। अब यह देखना यह है कि क्या उस माफी से बात बनती है। इस मसले का बैकड्रॉप यह है कि परमेश्वर मुखिया को लेकर के सारिका ने अपने यहाँ एक ट्वीट किया था, जिसके जवाब में आशुतोष कुमार के ट्वीट से आशुतोष कुमार का कहना है कि उन्होंने अपने IT टीम पे कार्रवाई की है। उन्होंने वो ट्वीट नहीं किया था और उन्होंने माफी मांगी। मसला सिर्फ इतने भर का है। नीतीश कुमार और बीजेपी क्यों चुप है? थाने ने कौन सी इंक्वायरी की? और बहुत हाइपर एक्टिव SC ST आयोग जो लालू प्रसाद जी को नोटिस भेज रहा था और पत्र लिखा और उनसे जवाब मांग रहा था, अभी तक इस पर चुप क्यों है? तो अगले आधे घंटे 40 मिनट में हम इन सारे बिंदुओं पर समझेंगे। फिर दोहरा दूं, ये मामला सियासत से ज्यादा जातिवाद, ब्राह्मणवाद और महिला विरोध का है। हेमंत साहब, पहले आपकी प्राथमिक टिप्पणी। जी धन्यवाद। भारतीय समाज में मान और सम्मान का जो मसला है, यह बहुत प्राचीन जमाने से एक तरह से एक अहम प्रश्न बना हुआ है कि मान सम्मान क्या किसी खास लोगों के लिए ही सुरक्षित है या वो सबके लिए है। तो मैं समझता हूँ कि जो जाति और वर्ण की व्यवस्था है उसमें मान सम्मान सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए आरक्षित है और जिनको अपर कास्ट कहा जाता है। बाकी लोगों के हिस्से में सिर्फ अपमान ही है। तो जो सारिका पासवान का जो मसला है, उनके बारे में जिस तरह की आशुतोष ने जो टिप्पणी की, उसको बड़े फलक पर देखने की ज़रूरत है कि सोसाइटी कब ज़्यादा लोकतांत्रिक होती है और कब ज़्यादा लोकतंत्र विरोधी और अन्यायकारी हो जाती है।
सोसाइटी तब ज्यादा लोकतांत्रिक होती है कि जब सोसाइटी की जो चालक शक्तियां हैं, यानी कि जो आप कह लीजिए कि सरकार ठोस रूप में, वह अगर लोकतांत्रिक मूल्यों वाली सरकार है तो वह सबके मान सम्मान और इज्जत की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी करेगी वह सरकार। अगर सरकार ऐसी है जिसका मान सम्मान के सवाल पर, भागीदारी के सवाल पर कोई मतलब नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, उसको उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो वर्चस्व की जो ताकतें हैं, वर्चस्वशाली ताकतें जो हैं, उन ताकतों को कैसे अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाए। तो जब ऐसा माहौल रहेगा तो जो मान सम्मान जो और अपमान का जो मसला है वो सब उन लोगों के साथ होगा जो आकांक्षी समूह है, जिनको इस समाज में मान सम्मान चाहिए, भागीदारी चाहिए। तो आप बताइए कि पिछले लगभग 11 सालों का जो सफर है मोदी जी के शासन का, इनके शासन में जो चीजें घटित हो रही है वो बिल्कुल अद्भुत चीजें घटित हो रही है। ऐसा पहले भी इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन अब बिल्कुल संगठित ढंग से ये घट है और इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता एक तरह से उसको पैट्रोनाइज करता है, उसको संरक्षित करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, उसके गुनाहों पर पर्दा डालता है। मैं बात वहां ले जाना चाहता हूं कि जब इस देश में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनते हैं, उनके बाद द्रौपदी मुर्मू महोदया बनती हैं, और इन दोनों के मान सम्मान की रक्षा वह पार्टी नहीं कर पाई जो पार्टी दम्भ भरती है कि हमने एक दलित को और हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। इन दोनों के साथ जो अपमान का जो मसला है वो पब्लिक स्पेस में उपलब्ध है, वो जानकारी कोविंद जी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में और द्रौपदी मुर्मू जी के साथ दिल्ली के हौज खास में जो मंदिर है वहाँ। लेकिन ये रिकॉर्ड पर है। इन मसलों को लेकर के बीजेपी के लोगों ने कभी इस पर कोई आंदोलन नहीं किया, कभी कोई कार्रवाई की बात नहीं की, कभी इसकी निंदा तक नहीं की कि ये। तो आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया है, उसको उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसके लिए कभी बीजेपी ने कभी माफी मांगी, कभी सवाल उठाया, कभी निंदा की। सरकार उनकी ही सरकार के दौरान ये हुआ है, दोनों ये। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे बीजेपी, आरएसएस की और हिंदुत्ववादी ताकतें जब मजबूत हुई है, बीजेपी की सत्ता मजबूत हुई है, और वैसे वैसे इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। इस तरह का जो आप कह रहे थे ना कि हिम्मत कहाँ से आता है, तो हिम्मत वहीं से लोग पाते हैं, ताकत वहीं से मिलती है, क्योंकि ये निंदा तक नहीं करते हैं। आप बताइए कि बीजेपी किसी नेता ने निंदा की इस घटना की? इस घटना की किसी निंदा, उसको छोड़ दीजिए। चिराग पासवान ने निंदा की इसकी? जीतन राम मांझी ने निंदा की? नहीं की, क्योंकि उनको इन दोनों को मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि इन लोगों से अपेक्षा लोगों को रहती है कि ये दलित बिरादरी से आते हैं, तो इसलिए इस तरह की घटनाओं में कम से कम इंटरवीन करेंगे। लेकिन मैं इसलिए उनका नाम लेकर के उनको एक्सपोज करना चाहता हूं कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने उनके साथ एक गठबंधन बना लिया हुआ है। और गठबंधन तो बराबरी में होता है, गठबंधन में नहीं, उसको दूसरे ढंग से मैं देखना चाहता हूँ कि ये उन्होंने अपने उनकी पूछ पकड़ करके, ये कहते हैं ना बैतरणी पार करना, तो पूछ पकड़ के वो बीजेपी घूम रहे हैं। गठबंधन भी मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो जो पूछ पकड़ के घूम रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जुबान पर भी ताला लगा लिया हुआ है कि बीजेपी किसी रूप में नाराज नहीं हो जाए। आप दूर वहां एक और पीछे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चिराग पासवान को याद कीजिए, जिस वक्त चिराग पासवान ने ये बागी तेवर दिखाने शुरू किए थे लोकसभा चुनाव से पहले, उन दिनों चिराग पासवान के से जुड़ा हुआ एक मसला सामने लाया गया कि उनके भाई प्रिंस पासवान जो सांसद रहे थे,
वो दिल्ली में एक रेप का केस है और उसमें चिराग पासवान भी को एक्यूज है। वो मामला अचानक मीडिया में छाने लगा और उसके बाद एक इनकी पार्टी से घोसी से चुनाव लड़ चुका एक व्यक्ति जो भूमिहार बिरादरी से ही आता है, उसका नाम राकेश सिंह है, मैं उसका नाम भी लेना चाहता हूँ, और इनकी पार्टी में पदाधिकारी भी था वो, और इनके पिताजी के भी साथ था। और उसने फेसबुक पर इतनी भद्दी भद्दी गालियां लिखी रामविलास जी को लेकर के, चिराग को लेकर के, चिराग की माँ को लेकर के। एक शब्द इन लोगों के पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई कदम उठाने का हिम्मत नहीं किया। वो आदमी बीजेपी में, उस इनकी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा चुका था, वो बीजेपी के नेता के रूप में वो कमेंट कर रहा था। तो ये तो अपना सम्मान भी सुरक्षित नहीं रख पाए। तो बीजेपी वैसी पार्टी है आज की तारीख में जो आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कुछ भी बनवा दे सकती है, राज्यपाल बनवा देगी, लेकिन आपका जो अपेक्षित जो मानवीय जो ये है, गरिमा है, और जो सम्मान का जो पहलू है, वो आपको मुहैया नहीं कराया जाएगा, और आपको बोलने की आजादी भी नहीं मिलेगी। तो ये सारिका पासवान के साथ जो कुछ हुआ है उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि जिस तरह की हिम्मत उस व्यक्ति ने की, और ये बिल्कुल ये एक तरह की लफंगई है कि इस तरह के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी कोई आलोचना भी नहीं करता है। और उस व्यक्ति ने जो बातें कही उसमें कई चीजें हैं, महिला के खिलाफ जो महिलाओं का पूरी महिला जाति का अपमान है वो। दूसरा कि उसमें महिलाओं को एक देह समझने की जो ये सोच है, तभी तो वो कहते हैं कि वो साड़ी और साया खोल करके मारेंगे। और जिनको वो आदर्श मानते हैं उनके बारे में भी बता दूं कि जिस परमेश्वर मुखिया के बारे में वो आदर्श मान करके और सारिका पासवान के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, वो उस परमेश्वर मुखिया की क्या इतिहास है उनका इतिहास है कि बिहार के खेत खलिहानों में मजदूरों, दलितों, पिछड़ों का जो आंदोलन था, उसमें मजदूरी का सवाल था, उसमें सामाजिक सम्मान का सवाल था, उसमें राजनीतिक भागीदारी का सवाल था, वोट देने तक का अधिकार हासिल करने के लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा था जिस इलाके के परमेश्वर मुखिया थे। और उस परमेश्वर मुखिया ने क्या कहा कि ये जो दलित पिछड़े जो लोग हैं, इनकी महिलाओं की कोख में पलने वाला जो बच्चा है वो भी नक्सली कल बनेगा, इसलिए इसको भी मारो। इसलिए इन्होंने कोख में पलने वाले बच्चों को भी मारा और महिलाओं को भी मारा। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के पक्ष में ये बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल। और ये फर्क हेमंत सर, भूमिहारों का जो गांव में हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, वहां के भूमिहार लड़कों ने भी मुझे ये फर्क बताया। फर्क ये था कि हम 3-4 जगह 5 जगह गए, जहां वहां भी गए, बथानी टोला भी गए, बाथे भी गए, और यहाँ सेनारी गए, 12 गए। दोनों जगहों पे हमने जाने के बाद तो जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि हत्या तो दोनों की तरफ से हुई, लेकिन कम से कम ये महिलाओं का सम्मान, मुझे एक विक्टिम भूमिहार लड़के ने बताया कि हमारे घर में महिलाओं को एक तरफ खड़ा कर दिया गया, कुछ भी नहीं कहा गया, और पुरुषों को ले जाया गया था। तो ये था, लेकिन खैर आप उस विवाद में जाने की जगह आज जो आशुतोष सिंह कहते हैं, देखिए कुछ टिप्पणियां आई हैं, उसके बाद वो टिप्पणी मैं ले लूं और मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूं, कुछ आपसे कहवा लूं। फिर ये साहस जो है, जो आपने कहा कि एक तो सत्ता से आता है, दूसरा साहस मुझे लगता है कि ये जाति आधार से भी आता है। उसके बिना उस पर जरा आपसे टिप्पणी लेंगे। निखिल भारद्वाज कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट हो गया है, आरजेडी दलित वर्सेस फॉरवर्ड इसलिए करवा रही है ताकि NDA वोट में आपस में फूट हो। निखिल भारद्वाज, जब FIR हो गया तो एक्शन होता है ऐसे मामलों में। और एक सवाल आप रख लीजिएगा इसको, टिप्पणी को सर, आपको जो बोलना होगा इस पे। और दूसरा कि हेमंत जी का, हमारा और सबका कंसर्न है कि जो SC/ST आयोग, जिसको तेजस्वी यादव दामाद आयोग कहते हैं, वहां दरअसल रामविलास पासवान जी के दामाद और मांझी जी के दामाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, वो इस पे कितना एक्टिव होता है, अभी तक तो एक्टिव नहीं हुआ है, ये सवाल सामने बना हुआ है। माफी मांग लेने, हटा देने से ज्यादा कई बार ऐसे मामलों में
दिखता हुआ एक्शन बेहद जरूरी होता है। बरसाती लाल वर्मा कह रहे हैं मान सम्मान के आकांक्षी रामायण कथावाचक होकर भी नहीं बन सकते, तो आखिर कौन सा मार्ग है जिससे लोग परलोक दोनों सुधारें। बिल्कुल, इसको आप देखिएगा हेमंत जी जब आप अपनी टिप्पणी में लेंगे, ये जुड़ा हुआ मामला है, इटावा का मामला भी इससे जाके जुड़ता है। महेश यादव कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का अतिक्रमण मानकर ही पिछड़े दलितों को दंडित किया जा रहा है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार यादव भैंस चलाएगा, कथावाचन नहीं, पासवान होकर प्रवक्ता नहीं बन सकते, ये अतिक्रमण है, कार्रवाई तो होगी ही। ये सब अच्छी टिप्पणियां हैं जो बातचीत को आगे बढ़ाती हैं। अमरनाथ यादव कह रहे हैं कि जब कभी पिछड़ों की सरकार आती है तो ये तथाकथित अपर कास्ट वाले कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। आगे की टिप्पणियां और आगे लेंगे। तो हेमंत सर, ये देखिए जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं यहाँ से लेकर इटावा तक पे भी आ रही हैं। हालांकि एक ने कह दिया कि दर्ज हो गया, तो दर्ज हो जाने से क्या होता है, और दर्ज हुआ कि भी नहीं है, हमने थाने से तो वेरीफाई अभी नहीं किया, अभी कोई खबर नहीं आई है दर्ज होने का। इन लोगों ने जाके रिपोर्ट जरूर दिया है, ये खबर जरूर सामने आया है। हेमंत सर, देखिए ये पूरा जो मामला है उसमें एक समाज का भी सच सामने आता है कि आखिरकार हम किस समाज में जी रहे हैं। यह कैसा समाज है कि जहां अन्याय भी एक तरह से वो उसको एंजॉय किया जाता है। अन्याय करना, अन्यायी होना, यह भी एंजॉय का कारण बनता है। जो अन्यायी है, जो अन्याय कर रहा है, वो अपने आप को ये सुपर समझता है और उस पोजीशन को एंजॉय करता है। अन्यथा आप बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस समाज का कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा शासन संपन्न समाज है, उस समाज से उसके खिलाफ रिएक्शन क्यों नहीं आता है? सबसे बड़ा रिएक्शन तो वहां से आना चाहिए कि इस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करो, ये अन्याय की भाषा बोल रहा है, ये समाज में रहने लायक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कोई कथावाचन करने के लिए जाता है तो वो उसको कहा जाता है कि तुम अहिर हो करके, चमार हो करके कथावाचन करने के लिए आ गए। भागवत की गद्दी पर बैठ करके तुम कथावाचन करने की हिम्मत कैसे तुमने की? ब्राह्मणों की बस्ती में आकर के तुमने कैसे हिम्मत की? और उसका माथा छील दिया जाता है, उससे माफी मंगवाई जाती है, पैरों पर नाक रगड़ के उसके ऊपर मूत्र छिड़क दिया जाता है। तो ये जो है ये घटना अपने आप में एक उसको किसी ये स्थानीयता के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। उसको मैं बहुत व्यापक फलक पर देखना चाहता हूँ। एक साथ कई तरह की घटनाएं हो रही थी। इटावा की घटना, उधर उड़ीसा में घटना कि अंतरजातीय विवाह करने वाले एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया, उसके बाद उसकी पिटाई की गई, उन लोगों को जानवर की तरह रेंगने के लिए कहा गया, उनके मुंह में चारा डाल दिया गया। इस तरह की घटना ये जो घटनाएं हो रही थी, ये माना जाता है। अब उड़ीसा में तो बीजेपी का राज है, वहाँ आरएसएस ज्यादा मजबूती स्थिति में है। आरएसएस के बारे में जो जानकारी आती है उसमें साफ साफ है कि वो किसी भी कीमत पर अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, और उसके पीछे मकसद है कि जाति और वर्ण की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। वो इससे अलग नहीं जाना चाहते हैं। तो जो ये अंतरजातीय विवाहों के कारण जो लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना है, ये बिल्कुल दिखने में लगता है कि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसको सत्ता का भी संरक्षण रहता है, क्योंकि उसमें पुलिस की भूमिका बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है या मूक दर्शक की तरह हो जाती है। तभी ऐसे लोगों का हिम्मत बढ़ता है और ये एजेंडा आगे बढ़ता है, ताकि कोई आदमी हिम्मत नहीं करे कि वो अंतरजातीय विवाह करे, अंतरधार्मिक विवाह करे। जैसे कि इन्होंने अंतरधार्मिक विवाहों पर खास करके उसको लव जिहाद का नाम दिया और उसके लिए एक अलग अलग कानून बनाया यूपी में और खास करके उत्तराखंड में जिस तरह का कानून इन्होंने बनाया है। तो वो अपने आप में सोसाइटी को बहुलतावादी होने से रोकना है और सोसाइटी में कास्ट हायरार्की, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना है। तो एक तो ये मकसद है, और दूसरा बड़ा मकसद ये है कि ये झलक है हिंदुत्ववादी ताकतों के मजबूत होने पर कैसा समाज होगा।
जिसके बारे में बाबा साहब कहते थे कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए विपत्ति की तरह होगा और उसमें समता समानता और बंधुता का ये समता समानता और बंधुता के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये तो समता समानता बंधुता के खिलाफ ये तो साफ दिखाई दे रहा है, इटावा में दिख रहा है, यहाँ चिराग ये क्या कहते हैं यहाँ सारिका पासवान के मसले में दिख रहा है, ओडिशा में दिख रहा है, और उससे ऊपर जो दिखता है वो इस रूप में दिखता है कि अगर कोई भागवत की गद्दी पर बैठकर के कथा वाचन गैर ब्राह्मण नहीं करेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं बैठेगा, और वो बैठ गया है तो वो हमारे कहने पर बैठेगा और हमारे कहने की बात सुनेगा, वो समाज बदलने की बात नहीं करेगा, और समाज बदलने की जब बात करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। जैसे लालू यादव को जेल जाना पड़ा, जैसे कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी गई, जैसे बीपी सिंह तक की सरकार गिरा दी गई। कथावाचनों का भी जो है ना, एक यादव जब कथा वाचन कर रहा है, एक पासवान जब कथा वाचन कर रहा है, और एक ब्राह्मण जब कथा वाचन कर रहा है, तो कथा वाचनों का जो है भी फर्क होता है। आप जो कह रहे हैं कि व्यास गद्दी पे बैठ को तो क्या क्या बोलता है वो दोनों, धीरेन्द्र शास्त्री और ये लोग, हम देखते हैं। लेकिन एक दो सवाल थोड़ा सा सारिका पासवान वाले पे और करेंगे। वो ये कि एक तरफ ये कहा जा रहा है, इस पर बाद में टिप्पणी करिएगा, सवाल रख दे रहा हूँ, फिर कुछ टिप्पणियां इधर से भी ले लेते हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि आरजेडी इसको ज्यादा ही पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो जो लिखा भी है कि ताकि वोट बैंक का डिवीजन हो सके। दूसरा, इस पर भी टिप्पणी करिएगा कि ये आशुतोष कुमार ठीक है, एक उभरा, काफी 2024 तक तो काफी उभरा हुआ था, विधानसभा में बहुत ज्यादा, जी विधानसभा में अभी के भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की बहुत कोई गूंज नहीं है। तो ये जो है अब यहाँ से शुरू हो जाएगी गूंज, या जो भी रहा हो, लेकिन तमाम भूमिहार नेता आरजेडी में भी हैं, और भूमिहार समाज का कोई बहुत साथ इसके साथ नहीं है क्या, या है क्या, इस पर दोनों बातों पे आप टिप्पणी करिएगा। एक दो चीजें जो आई हैं, एक दो बीच में ले लें। ये है लर्नर्स अकादमी कह रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है भूमिहार एकता मंच, उनके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये सामंतवादी सोच के लोग हैं। और एक नीतीश जी अचेत हैं, वो ठीक है, उस पर बात करेंगे, लेंगे वो टिप्पणी बाद में। अन्याय होता है इसके अपने श्रेष्ठ समझते हैं, संस्कृताइजेशन के नाम इटावा, हाँ महेश यादव ने कहा था इसको। मैं इटावा प्रकरण में कल ब्राह्मणों ने प्रदर्शन किया है, महिला से छेड़छाड़ का मामला बता रहे हैं यादव कथावाचक द्वारा। कल मैंने इसकी रिपोर्ट देखी थी हेमंत जी, ब्राह्मण एंगल से, लिखने वाला भी तिवारी था। वो रिपोर्ट ही सारी गवाही दे रहा है, और इसमें महिला बनाम जो ये किया जा रहा है, हमारा पक्ष भी थोड़ा सा कुछ अति कर देता है, ठीक है, मूत्र मान लिया, पता नहीं उसमें क्या फैक्ट है कि वो महिला, और उसमें थोड़ा सा सेक्सिस्ट एंगल में हम लोग भी फंस जाते हैं, लेकिन वो महिला ही बयान जो दे रही है, उसी से पता चल जा रहा है कि इसमें क्या खेल है। उस रिपोर्ट में यह है कि महिला कह रही है कि हमारा जाति भ्रष्ट हो, यानी कुल मिलाकर के वो पूरी क्या कहा, इसने जाति छुपाई। इसके पास दो आधार कार्ड थे, एक अग्निहोत्री का आधार कार्ड था, एक यादव का आधार कार्ड है। अग्निहोत्री बन के आया था, और इसने हमारे यहाँ यजमान होगी, वो चूंकि वो वहाँ यज्ञ हो रहा था, तो अब यज्ञ में तो सब दलित पिछड़े, आप जानते हैं क्या कथा है, उस तक नहीं जाएंगे अभी। तो उसमें जो है ये आए थे, और इनको हमने खाना खाया, और आदित्य समझ सकते हैं वो क्या एंगल है। उसने हद से हमारी जाति भ्रष्ट हो गई, बाद में तो छेड़छाड़ है, एक वाक्य है उसमें, मैंने वीडियो नहीं सुना है, लेकिन उसी रिपोर्ट में अच्छे अखबार का, मैंने अच्छा यानी इन द सेंस नेशनल अखबार, देखिए वो तो उससे तो पूरे बातचीत से वो साफ हो गया है कि वो तो ये जो इन लोगों ने अपने बचाव में किया है। देखिए वहां दूसरी सरकार होती तो वो उस गांव के वो तमाम लोग, हालांकि गिरफ्तारी उसमें हुई है, लेकिन उसमें ये मामला नहीं आता। ये बचाव में एक तरह से पूरा ये गढ़ी हुई बात है कि ये कुछ कहानी गढ़ के बताया जा रहा है, और जब वो एक ही साथ दो बात करना कि वो अग्निहोत्री बन करके आया था, हमारी जाति भ्रष्ट हो गई, तो ये बात कहना और कहना कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ, तो दोनों कोई एक ही बात हुई होगी, कोई एक ही, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं अपने बचाव में। क्योंकि देखिए इसका असर बहुत बड़ा हुआ है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है, और सोशल मीडिया में क्या हो रहा है ये भी गौर कर लीजिए आप कि उस घटना का जब पूरा वीडियो है, उसमें यूट्यूब ने और फेसबुक इस सब पर आप जाएंगे तो उसमें दिखाई देता है कि वो वीडियो आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे सुनने के लिए उसके ऊपर विज्ञापन आ जाता है, और विज्ञापन अनवरत चलता रहता है,
और आप इरिटेट हो जाएंगे, तो आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा कि विज्ञापन रोका जाए, तब जाकर रुकेगा वो। तो ये खेल है, आप समझिए कितना गंभीर ये है कि इससे जो डैमेज हो रहा है उसको रोकने के लिए एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो उसमें सरकार भी शामिल है उसमें, कि ये वीडियो कम से कम लोग देख पाए। ये देखिए, बिल्कुल इस मामले में उधर यादव इधर पासवान दोनों बहुत कमजोर अब असर्ट करने वाली जातियां हैं और ताकतवर जातियां हैं, तो इसलिए ये जो है मामला थोड़ा उल्टा गिरने वाला है। लेकिन खैर, दो सवाल हमने आपसे किया, एक तो ये कि आरजेडी कुछ ज्यादा पॉलिटिसाइज कर रही है क्या, और दूसरा क्या भूमिहारों को का भूमिहार समाज का समर्थन है आशुतोष कुमार को, क्योंकि वोट उठ ज्यादा नहीं मिलता है एक, दूसरा कि या क्योंकि भूमिहार नेता आरजेडी, या आपको लगता है कि भूमिहार समाज या आप सवर्ण समाज इसका साथ दे रहा है? मन जी, देखिए, इसमें आरजेडी ज्यादा पॉलिटिसाइज करने का मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि क्योंकि उनकी पार्टी की नेता भी हैं वो, और आरजेडी सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टी है, उस पर काम करने वाली पार्टी है, तो उसको तो बोलना होगा इस पर। नहीं अगर बोलेंगे तब तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, लोग सवाल खड़ा करने लगे कि आप अपने नेता के पक्ष में भी नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। तो एक तो उनका बोलना वाजिब है, वो ज़्यादा बोले कम बोले वो उसकी भी व्याख्या होगी, अगर कम बोलेंगे तब भी व्याख्या होगी, और ज़्यादा बोलेंगे तो क्या क्या बोल रहे हैं ये देखना पड़ेगा कि आप टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि नहीं, या कहीं इधर उधर बात तो नहीं ले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि खास करके जो आशुतोष जैसे जो लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको भले ही वो वोट बहुत अधिक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी जो एक ओवरऑल जो चिंतन है अपर कास्ट का, उस चिंतन परंपरा में जो बाकी की जो जातियां हैं जिनको आप वैश्य शूद्र कह लेते हैं और शूद्र कहते हैं, उन जातियों को लेकर के बहुत अधिक सम्मान का भाव उनमें नहीं है। वह इसलिए है कि उसकी वजह यह है कि जो कहते हैं ना कि घर ही प्राथमिक पाठशाला है। तो घर में आप किस तरह से की शिक्षा दीक्षा देते हैं, कैसी परवरिश होती है, उसका असर होता है। यानी कि वो जब कोई बच्चा अपने घर में सयाना रहता है, तो वो देखता है कि हमारे घर में किसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, किसके बारे में किस तरह की चर्चा होती है, किस तरह से संबोधित किया जाता है, किस तरह का भाव भंगिमा किसको लेकर के कैसी रहती है, ये सारी चीजें लोग देखते हैं। तो अगर आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो समाज का जो अगुआ हिस्सा है उसकी जवाबदेही है कि वो सबसे पहले खुद को बदले, अपने बच्चों उस दिशा में ले जाए। तो जो एक राजनीति से हटकर जो समाज का चेहरा है, वो उसमें तो एक मुझे लगता है कि मुखर भाव यही है, अपमान वाला। वो उसमें क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़ गवार, सब एक ही तरह से बिहेव करते हैं, सबका बिहेव एक ही तरह का है। हाँ, जब राजनीति की बात आती है तो वो अलग हो जाता है, तब वोट का सवाल है, फिर बिहेव का सवाल है। और दूसरी बात यह है कि उसी जाति बिरादरी से बहुत सारे लोगों ने समाज परिवर्तन के लिए अपने जीवन की आहुति दी। वो हाँ, लेकिन ये है कि उनका समाज ही नहीं कबूल करता है। जैसे कि मैं बीपी सिंह की बात करूं, तो बीपी सिंह को लोग कहते हैं कि दलितों पिछड़ों ने भुला दिया, तो ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। असली बात तो ये है कि अपने ही सवर्ण बिरादरी में और खास करके अपनी राजपूत बिरादरी में वो सबसे ज्यादा उपेक्षित और सबसे ज्यादा गाली सुनने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो ये क्यों? अब उनका गुनाह क्या था? उन्होंने लोगों को भागीदारी देने की पहल की कि जो समाज वंचित है, क्योंकि वो मानते थे कि जब तक ये पॉलिटिकल भागीदारी से अब काम नहीं चलने वाला है, जब तक कि शिक्षण संस्थाओं में ये नहीं आएंगे, ये नौकरियों में नहीं आएंगे, तब तक इनके समाज नहीं बदलेगा। तो इतना बड़ा काम जो आदमी कर रहा है, उसके बारे में चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे उसके और पीछे चले जाइए तो बाबा साहब आम्बेडकर हो, इन लोगों को लेकर के समाज में आज जो रवैया है, आज सबसे ज्यादा आम्बेडकर को निशाने पर लिया जाता है, सबसे ज्यादा विमर्श में भी वही है, सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियां उनका नाम ले रही है। लेकिन सोसाइटी का जो वो सेक्शन है, जो अपर कास्ट का जो हिस्सा है, उस हिस्से में सबसे ज्यादा उनकी गालियां भी पड़ रही है। तो सोसाइटी के डेमोक्रेटाइजेशन का जो एजेंडा है, सोसाइटी के जनतांत्रिकरण का जो एजेंडा है, वह एजेंडा सिर्फ
दलितों पिछड़ों के लिए ही नहीं है, वो उसके लिए भी, अपर कास्ट के लिए भी है। क्योंकि आप अगर सोसाइटी का जनतांत्रिकरण नहीं होगा तो वहां भी तो गलीज स्थिति है। आप अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं की आज़ादी के सवाल पर आप अपने अपने स्पेस में क्या क्या धर्म करते हैं, वो सारी चीजें भी है। तो ये सोसाइटी के जनतांत्रिकरण का जो मसला है वो सिर्फ दलितों पिछड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो उलट करके वहां तक भी जाता है जहां से अपमान का एजेंडा शुरू होता है, जहां से लोगों के साथ भेदभाव का एजेंडा शुरू होता है। तो एक ऐसा मसला है जिसमें सारिका पासवान के साथ जो घटना हुई है उसने फिर से बिहारी समाज को चौंका दिया है कि इस तरह की हिम्मत भी कोई आदमी कर सकता है कि आप किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं। एक आप परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहना और परमेश्वर मुखिया की आलोचना करना इतना बड़ा गुनाह है कि आप कहोगे कि साड़ी और साया खोल करके मारेंगे। लेकिन एक व्यक्ति, इसको ऐसे भी समझिए, इसको ऐसे समझा जाए कि विपक्षी दलों के ही सवर्ण प्रवक्ताओं को, क्योंकि सवर्ण प्रवक्ता भी आक्रामक हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्या ये हिम्मत है कि वो ऐसा कहें या उनको उसके मन में भी नहीं आएगा। चूंकि ये सारिका पासवान लगा हुआ है पीछे, तो ये बात सामने आई, इस तरह से कहा गया। 2 टिप्पणियां हैं, बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं, इसलिए आज सारी टिप्पणियां शायद हम बोल तो नहीं पाएंगे, दिखा पाएंगे, लेकिन जो बातचीत को आगे बढ़ाती हैं उसमें से एक टिप्पणी फिर से नंदलाल जी की, एक एल.एस. पटेल की है। नंदलाल जी कह रहे हैं कि जब सत्ता में नहीं होते हैं तब संविधान से ताकत पाते हैं। वो पहले कह चुके हैं कि ये लोग लोकतंत्र के सहारे भी, जब विपक्ष की जब ओबीसी की सरकार होती है तो ऐसा होता है, जब सत्ता में होते हैं तब मनुस्मृति से ताकत पाते हैं। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू प्रसाद को जेल और कथावाचकों तथा सारिका को अपशब्द। तो ये कहना इनका है कि ये जो है, हालांकि संविधान की ताकत मिलती है तो बैलेंस में। ये वाला टिप्पणी है, साध्वी उमा भारती, ऋतंभरा और प्रज्ञा सिंह कौन सी ब्राह्मण है जिन्हें लोगों ने क्यों व्यास गद्दी या राज सिंहासन पर बैठाया। इस पर आप भी टिप्पणी करिएगा। मेरी जो जानकारी है और जो मैं समाज में सुनता भी रहता हूँ, उसमें से एक कथावाचक के बारे में मुझे गया में ही एक रामायणी कथावाचक थे, अपर कास्ट के ही थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने, कोई साधु था, उसने महिला कोई बोल कर गई और उसके बाद वो आया बोलने, तो उसने जिस चौके पे वो बैठी थी उसको बड़े जोर की लात मारी उसने और कहा कि इस पे बैठी थी वो महिला, वो अपर कास्ट महिला थी, इस पे बैठी थी और इस पर मैं बैठूंगा। और उसके माहवारी वगैरह से उसको जोड़ करके वो भरी सभा में उसने कहा। ये कहानी मुझे 90s के दशक 98-99 के आसपास किसी रामायणी प्रवक्ता ने बताया था। आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह, खुद अभिमुक्तेश्वरानंद, उसके बयान है कि वो ये भागवत कथा नहीं कह सकते। इसमें तर्क भी दिया जाता है कि भागवत कथा चूंकि महिलाओं के लिए, और महिला ऑल, दलित और उमा भारती और ऋतंभरा छोड़ दीजिए, कि भागवत कथा जो है चूंकि कंटिन्यूटी में होता है इसलिए, और बीच में माहवारी, महिलाओं के लिए तो माहवारी तो वो है, और कास्ट एंगल तो है ही है। तो जो साध्वी ऋतंभरा थी, उमा भारती थी, एक आध दिन के लिए कुछ ये, वो ठीक है, उतना आपको मिल जाएगा जितना देर आप उनके टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। हेमंत जी, ये वाली टिप्पणी एल.एस. पटेल का, उसको वो आपकी पूरी बातचीत के क्रम में उन्होंने टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। और देखिए, ये जो कह रहे हैं उसमें मैं साफ मैंने भी पहले कहा कि आप जोर करके इसको देखिए, इटावा की घटना को देखिए, लालू यादव को जेल जाना देखिए। आप इटावा की घटना को देखिए, आप कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आरक्षण लागू किया, उन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की, तो उनके लिए क्या क्या नारे गढ़े गए। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए क्या नारे गढ़े गए, तो और जो किस तरह की गालियां दी गई, और ये जुलूस निकाल करके चौक चौराहों पर ये जो गालियां दी गई थी, जुलूस, मैं कह रहा हूँ जुलूस निकाल करके, ये तो ये क्या सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का हिस्सा नहीं है कि इस तरह के लोगों को इस तरह की गालियां सुननी पड़ी। और इस तरह के लोगों के, इस तरह के नेताओं की सरकारें जिन लोगों ने गिराई, कर्पूरी जी की सरकार गिराने में भी बीजेपी उस समय वो जनता पार्टी का हिस्सा थी बीजेपी, उन लोगों ने सरकार गिराई, वही लोग अग्रणी थे उसमें।
कैलाशपति मिश्रा उसके नेता हुआ करते थे। और उधर जब बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई, तो बीजेपी जिसका बाहर से समर्थन था उस सरकार को, उन्होंने सरकार उनकी गिराई। लालू यादव को जेल किसने भिजवाया, वो पूरा इकोसिस्टम जो था वो बीजेपी का इकोसिस्टम था, उसमें वो सारे लोग लगे हुए थे उसमें। जगन्नाथ मिश्रा का महिमा मंडन कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है। उनके किताब का लोकार्पण कौन कर रहा है, उनके किताब का लोकार्पण तो बीजेपी के लोगों ने किया था ना। तो सवाल उठता है कि ये जो सवाल वो पूछ रहे थे कि इन चीज़ों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा कि ये जो घटनाएं हो रही है ये ताकत पा रही है कहाँ से, बीजेपी और आरएसएस से। और बीजेपी और आरएसएस ऐसा ही समाज बनाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज की तारीख में जो दलित पिछड़ा समाज है वो इनके लिए एक पैदल सेना के रूप में काम कर रहा है। वह इन खतरों को नहीं समझ रहा है। वह उनके लिए ये कभी कहीं उनके लिए दंगा कराने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है, कहीं वहाँ मस्जिद पर किसी इबादतगाह पर पत्थरबाजी करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं किसी की हत्या कराने में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं जुलूस प्रदर्शन निकालने में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कलश यात्रा में माथे पर कलश लेकर के घुमाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के अंतिम तौर पर उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको पैसे की ताकत से और उनको प्रचार की ताकत से ये ताकत लगा करके उनको अपने पक्ष में किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज की तारीख में दो तरफा मार पड़ रही है। एक तो आपके अवसरों की हकमारी हो रही है, आपके मान सम्मान पर लगातार चोट हो रहा है और खुल करके चोट हो रहा है। दूसरी तरफ आपके पूरे उस समाज का जिसकी हकमारी हो रही है, जिसके मान सम्मान पर चोट पहुंच रही है, उस समाज को पैदल सेना के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस की ओर से। तो सवाल उठता है कि खतरा है, इस खतरे को ये आगे आपको इन चीज़ों पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, जो सोशल जस्टिस को सामने रख करके काम कर रही हैं, उनके लिए चुनौती है कि इन सवालों को लेकर के आप कैसे डील करते हैं और कैसे इस समाज को गोलबंद करते हैं। क्योंकि ये सामाजिक गोलबंदी का ही एजेंडा है। अगर सामाजिक गोलबंदी इस चेतना के आधार पर नहीं होगी, इन सवालों के आधार पर नहीं होगी, सामाजिक सम्मान, भागीदारी, हिस्सेदारी का सवाल, तब तक ये नहीं आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। क्योंकि ये तो दिखाने के लिए आपको बताएं कि देखो हमने इनको एमएलए बनाया, इतनी संख्या में हमने दलितों को, पिछड़ों को टिकट दिया, राष्ट्रपति बना दी, प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन एजेंडा कौन किसका ये आगे लेकर बढ़ा रहा है? मोदी जी भले ही वो उनको कहा जाता है कि तेली बिरादरी के हैं, अति पिछड़ा है, लेकिन एक तो उनका जो वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक ही है, ये सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद वो एजेंडा किसका डील कर रहे हैं? एजेंडा हिंदुत्व का डील करते हैं। एजेंडा वो बीजेपी और आरएसएस का डील करते हैं। जब वह अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे घोर जातिवादी, घोर वर्ण व्यवस्था समर्थक तथा कथित शंकराचार्य के चरणों में लौट जाते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। अंबानी के बेटे की शादी में जब ये गए थे तो ये वहाँ लेट गए उनके कदमों में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस देश की जो 90% 95% जनता है, जिसको जो हक अधिकार और अपने के संरक्षण के लिए, न्याय के लिए जो सरकार की तरफ देखती रहती है, उसके सामने तो अंधेरा छा गया कि अरे हमारा प्रधानमंत्री ही जब इस जातिवादी व्यक्ति के सामने लौट गया तो हमको न्याय कौन देगा हमको? तो ये जो सिंबल है अपने आप में खतरनाक है। इस दोनों दो तरफा मैसेज जाता है, दो तरफा मैसेज जाता है। सामाजिक न्यायवादियों को या न्यायवादियों को इनके सामने संकट ये होता है, संविधानवादियों के लिए जो आप कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो संविधान विरोधी हैं, मनुस्मृतिवादी हैं, उनको एक मैसेज जाता है कि ये प्रधानमंत्री हमारा है और ऐसा करने से। आज साहू जी महाराज की जयंती है, याद दिलाया बरसाती लाल वर्मा जी ने। हालांकि याद कल तो शाम तक हम सोचा शाम में हम लोग उनको डेडिकेट, हालांकि प्रोग्राम कुछ और होने वाला है। लेकिन साहू जी महाराज की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि पहली बार भारत में 1902 में ओबीसी रिजर्वेशन किया, और महिलाओं को लेकर के खास करके ये जो सारिका पासवान का प्रसंग है उसमें बेहद महात्मा फुले चूंकि संशोधक मूवमेंट से भी उसको इंडोर्स करते थे, तो महात्मा फुले की परंपरा में ही आगे बढ़ाई चीजों को उन्होंने, और बाजप्ता
विधवा पुनर्विवाह से लेकर के महिला सुरक्षा आदि तमाम मसलों पे उन्होंने कानून भी बनाए। तो ये स्त्रीवादी और ब्राह्मणवाद विरोधी महाराजा थे साहू जी महाराज, उनकी जयंती है। तो आज हम लोग इस विषय पे सहयोग से सारिका पासवान का जो विषय है वो आज, तो इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि ये धारा कैसे काम करती है जिनके कथावाचकों के साथ ये व्यवहार होता है। अंतिम टिप्पणी आप जो कर ही रहे थे वो बेहद सैद्धांतिकी के अलावा, भाई ये पासवान महिला है, बहुत चिट्ठियां लिख रहे हैं आजकल चिराग पासवान, और सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। नीतीश जी को इतनी चिट्ठियां लिख दी हैं उन्होंने पिछले उसमें 5 साल पहले। ऐसा लग रहा है कि चिराग अपना एक सीएम फेस के तौर हेलो जी, हाँ गुड मॉर्निंग जी। ठीक हूँ, थोड़ी देर में करूँ, मैं मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाता तो करते हैं जी। सॉरी ठीक हेमंत जी। करते। अच्छा, मुझे लगा कि आप बात कर रहे होंगे हमारे दर्शकों से, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि चिराग पासवान तो चिट्ठी लिखते ही रहते हैं, तो क्यों नहीं चिट्ठी जो है वो इस मसले पे लिखते हैं, क्योंकि भाई उनका वोटर वर्ग भी है, पासवान जाति की महिला है ये एक, या वो फंसे हुए हैं क्योंकि भूमिहारों की राजनीति वो साथ साथ मिल करके करते हैं, तो इस पर वो कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखेंगे। ना छोटी टिप्पणी करिएगा, 42 मिनट हो चुका है। देखिए संजीव जी, मैं थोड़ा उसको आप ये हंसने के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो चिंता चिराग पासवान की हो रही है कि किसी दिन पता चलेगा कि इनको पकड़ के इनका कोई बाल न मुड़ दे, क्योंकि ये जिस तरह से कलावा बांधते हैं पूरे हाथ में, जिस तरह से लंबा चंदन टीका लगाते हैं, तो ये भी तो जो ब्राह्मण धर्म है उसके खिलाफ है, क्योंकि ये सब करने का अधिकार तो शास्त्रों में नहीं दिया गया है दलितों को कि तुम इतना लंबा टीका लगाओगे, इतना बड़ा कलेवा बांधोगे, तो किसी दिन इनका मुंडन हो जाए तो मैं टोक रहा हूं, पर अच्छी बात कही आपने। बल्कि ये भी तय है कि सोना कौन पहनेगा, मिट्टी का कौन पहनेगा, कांसा का कौन पहनेगा, काला कौन बांधेगा, माने ब्राह्मण वेशभूषा बनाना आपका वो जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी, जारी रखें। तो ये जो नकली वेशभूषा है उससे वो आपका भला नहीं कर सकती। आपको अपने ओरिजिनल रूप में रहना पड़ेगा। आप ओरिजिनल रूप में नहीं रहेंगे तो आप सम्मान भी हासिल नहीं कर सकते। आप नकली चोला धारण करके तो उपहास के पात्र बन जाएंगे आप। इसलिए आप ये सबके सामने ये बहुत बड़ा टास्क है कि वो अपने असली रूप में रहे। असली रूप में आप रहिए और समाज को आगे ले जाने की बात कीजिए। और चिराग जी तो फिर उनके सामने एक चुनौती है कि सारिका पासवान के मसले पर उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। जीतन मांझी नहीं बोलेंगे, या ऐसे बाकी के जो दलित नेता है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यह जो चुप्पी है, यह चुप्पी वही है कि आपने उनकी जो बीजेपी आरएसएस की जो पूंछ पकड़ रखी है, जिसके जरिए आप चाहते हैं कि सत्ता की बैतरणी पार कर लेंगे हम। और लेकिन इससे आपके समाज का भला नहीं होगा। आप जो अपने आप को समाज का सबसे बड़े ठेकेदार बताते हैं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, तो आप कहाँ हैं? आपको तो देख करके लोगों को लानत ये तरस आ रही है कि आप इस तरह के मसलों पर आप नहीं बोलते हैं। और मैंने तो कहा कि ये अपने मसले पर नहीं बोलते हैं। मैंने याद दिलाया कि आपको कि जिस समय इनको गालियां दी जा रही थी फेसबुक पर लिख करके, इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया जल्दी उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, उसकी कोई निंदा नहीं हुई। और वो आदमी बीजेपी में आज की तारीख में भी है। इनकी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की मांग करे। तो ये स्थिति है। तो इससे ये जो है पूरा ये दिखाता है कि जो सारिका पासवान के साथ जो कुछ हुआ
वो अपने आप में ये दिखा रहा है कि जब भी इस तरह की ताकतें मजबूत होंगी, उनको सत्ता में उनकी सत्ता मजबूत होगी, तो वो आपके लिए जीना आपका हराम कर देंगे। इसलिए बाबा साहब की चेतावनी को हमेशा याद रखना चाहिए कि यह जो है वह एक विपत्ति की तरह है, और वह आपके समता, समानता और बंधुता के की अवधारणा के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है। इसलिए आपको इन चीज़ों के लिए लड़ना भी पड़ेगा, और इसके लिए एक स्पेस भी बनाना पड़ेगा, एक जगह भी समाज में बनाना पड़ेगा जहां इन चीज़ों के लिए जगह हो, जहां एक आलोचना की भी जगह हो, और जहां इस तरह के खतरनाक विचार रखने वालों के को किनारे लगाने के लिए समाज उठ करके सामने आए। अभी तो वही लोग उठते हैं जिनके साथ अन्याय होता है, बाकी तो मुख्य दर्शक की तरह रहते हैं। और सवाल उन पर भी है कि जो सो कॉल्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ जो समाज का हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा दकियानुसी, सबसे ज्यादा पाखंडी और सबसे ज्यादा पिछड़ा सोच रखने वाला है, जो सो कॉल्ड अगरा है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, आपने समय निकाला, और बीच बीच में आपको काफी फोन भी आ रहा है, तो आप छोड़ रहे हैं। 45 मिनट हो चुके हैं, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, वैल्यूएबल टिप्पणियों के लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मिलते हैं शाम में 9 बजे।